हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन क्यूरियस पीपल्स में। आज हम बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण आज किस तरीके से प्रभावी है और कैसे प्राचीन काल में इसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया, या फिर महिलाओं ने किस तरीके के आंदोलन किए, या फिर महिलाओं ने कैसे कैसे समाज से लड़ने के लिए घटनाओं पर आधारित तथ्य महिलाओं ने लड़ने के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्राचीन काल से। प्राचीन काल की बात है जब स्त्रियों की दशा पुरुषों के बराबर हुआ करती थी। लेकिन कब? पूरा पाषाण काल में या बानरों के टाइम पर? ये काल्पनिक बातें हैं। पुरुष और महिलाओं की स्थिति कभी रही होगी एक समान, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रमाण मिलते चले गए, पुरुषों की स्थिति दृढ़ मतलब मजबूत होती चली गई है और स्त्रियों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई है। और इसके इतिहास में बहुत से प्रमाण हैं कि महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर ही हुई है, कभी तेज़ नहीं हुई है। तो पाषाण काल में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परंतु अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुरुष शिकार करते होंगे, महिला भी उन्हीं के साथ हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर शिकार से अलग और कोई काम नहीं था उनके लिए। तो हो सकता है कि महिला भी शिकार करने जाती हों। हो सकता है नवपाषाण काल में जब मानव संग्राहक बना, खाद्य संग्राहक बना मानव, उसने अनाज और गेहूँ पालना, अनाज उगजाना शुरू किया और मेहरगढ़ में सबसे पहले साक्ष्य मिले। तो वहाँ से पता चलता है कि खाद्य संग्राहक मानव बन गया होगा और वहाँ से महिलाओं का काम हो सकता है कि अलग हो गया हो। महिलाएं भी उन्हीं के साथ हो सकती हैं, लेकिन महिला यहाँ पर खेती भी कर सकती हैं, क्योंकि अनाजों का आविष्कार हो गया है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो काम है वो हो सकते हैं बच्चों को संभालना, खेतों में जाना, भोजन इकट्ठा करना, ये आदि काम कर सकती हैं। तो थोड़ा आगे चलें, अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति का पता नहीं लगता है, लेकिन स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसे हम देवियाँ कहते हैं, उनकी मूर्ति मिली है। लेकिन देवी मूर्ति का मतलब, पूजा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि पूजा किसी भी तरीके से की जा सकती है। पूजा अपने स्वार्थ के लिए की जा सकती है, लालच के लिए की जा सकती है, या फिर पूजा किसी को प्रसन्न करने के लिए की जा सकती है। तो इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूजा हो रही थी तो वहाँ पर स्त्रियों की दशा और पुरुषों की दशा बराबर थी या स्थिति सेम थी, ऐसे नहीं है। चलो खैर छोड़ो, अब वैदिक काल में थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि अक्सर रूढ़िवादी हिंदू इन्हीं का उदाहरण देते हैं कि हम महिलाओं की स्थिति उनकी तरह करना चाहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा हर किसी के मुँह से कि महिलाओं की स्थिति जैसे वैदिक काल में थी वैसी करना चाहते हैं। तो देखते हैं वैदिक काल में किस तरीके की स्थिति थी। तो वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद में महिलाओं को पढ़ने, सभा में सम्मिलित होने, अपनी राय रखने, अपनी मर्जी से विवाह करने आदि अधिकार थे, जो आज की महिलाओं को भी नहीं है। क्योंकि आज की महिलाओं को आजकल प्रधान तो बन जाती हैं, लेकिन प्रधानी उनके पति पर रहती है, वो अपने हक़ के लिए लड़ नहीं पाती हैं। महिला भी अपने हक़ के लिए नहीं लड़ती, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हक़ हमारा है। तो इनसे परे वहाँ ऋग्वैदिक काल में ये सब अधिकार महिलाओं के पास थे और महिलाएं अच्छी तरीके से काम करती थीं। परंतु ऋग्वैदिक काल के बाद, लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। जिस व्यक्ति पर जो काम आता था उसकी वही जाति हो जाती थी, ना कि जिसका जन्म जिस धर्म में हुआ है या फिर जाति में हुआ उसका होता था। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल का मतलब है जैसे कि कुछ साल पहले, मतलब जैसे कि 21वीं शताब्दी से पहले 20वीं शताब्दी चल रही थी, लेकिन 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के कुछ समय बीच के जो टाइम था वो 10 साल जो भी था, 10 साल 15 साल, उसको कहते हैं उत्तर। मतलब कि थोड़ा सा पहले जहाँ से परिवर्तन शुरू हो गया था। तो उसी तरीके की हम बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदलने लगी थी महिलाओं की। महिलाओं से अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन महिलाओं के अधिकार एकदम से नहीं छीने गए, क्योंकि ये सामाजिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में एकदम से अधिकार न छीनकर धीरे धीरे स्टार्टिंग हुआ। जैसे कि महिलाओं को सभा में जाने का अधिकार था, परंतु उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार नहीं था, या फिर महिलाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी दूसरे जाति धर्म में, क्योंकि वो मानते थे अंतर जाति विवाह ही सही है। फिर जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से शादी, क्षत्रिय से शादी, और शूद्र, ये जो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभाजन हो चुका था, वहाँ पर पुरुष सूक्त में लिखा है, तो वहाँ पर इसका निर्माण हो चुका था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें अपनी अपनी जातियों में शादियाँ होती थी। तो महिलाओं को ऐसे शादी वर चुनने का अधिकार नहीं था। तो ये नियम बना दिए और जन्म के आधार पर हो गया समाज, फिर कर्म के आधार पर नहीं। जन्म के आधार पर इस तरीके से कि जिस जाति में पैदा होगा तो उसी जाति का वो व्यक्ति बन जाता था। आगे धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे और महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे नीचे गिरती रही। तभी गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता, जिसने अब जैसे ही उसके शादी की और शादी के बाद उसका पति कुछ दिनों में मर गया, तो उसने फिर वहाँ की ज़मींदारी और वहाँ की शासिका बनी। कह सकते हैं कि ज़मींदार थी और ज़मींदारी करी उसने। ये हमको एक उसके अभिलेख से मिलता है जो कि उसने एक ब्राह्मण को दान में दिया था, एक गांव। वहाँ पर लिखा था क्या, प्रभावती गुप्ता वहाँ की पहली शासिका थी जिसने ऐसे किया है। तो हो सकता है कि जो समृद्ध, मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा होता था, या फिर महिलाओं की स्थिति जो बलवान महिलाएँ होती थी, तो वो ऐसा कर लेती हों, ये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति सुधर रही थी, बल्कि हो सकता है उनकी पूजा सिर्फ पवित्रता के नाम पर की जाती है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी देवियों की पूजाएं करने की जो पद्धति है वो और प्रवण हुई, मतलब और अधिक बलशाली हुई। यहाँ पर महिलाओं देवियों को वस्त्र पहना कर दिखाया जाने लगा। पहले वस्त्र नहीं पहना करते थे, और वहाँ पर क्योंकि वस्त्र इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ करते थे। जो अच्छे लोग थे, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा था, वही खरीद सकते थे, उनको पुरोहित लोग खरीद सकते थे। इसलिए ज़्यादा वस्त्र पहनकर नहीं, सिर्फ आभूषण पहनकर उनको दिखाया जाता था। लेकिन गुप्त काल में ये पद्धति कमज़ोर हुई और फिर कपड़े पहनकर सारे देवी देवताओं को वो मूर्ति बनाई जाने लगी। फिर मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, परंतु अभी भी शासक उन्हें दासी ही समझते थे, उन्हें लड़ने नहीं भेजा जाता था। अकबर के समय स्थिति थोड़ी अच्छी देखी गई, लेकिन इससे पहले सल्तनत काल में इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान जनता के सहयोग से शासिका बनी, परंतु उलेमाओं ने इसे गलत निगाह से देखा। उलेमा मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ है कुरान, उसकी ज्ञाता होते हैं। मतलब जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, वैसे ही उलेमा होते हैं मुस्लिम धर्म में। और ईसाइयों में फादर कहा जाता है जिसको, वही होते हैं। लोगों में ये क्योंकि उन्होंने गलत निगाह से देखा, उलेमाओं ने गलत निगाह से, क्योंकि उलेमा ये जो शासक वर्ग था वो हमेशा से चाहता था कि धार्मिक ज्ञाताओं का उनको संरक्षण मिले, क्योंकि धार्मिक ज्ञाता के पीछे अधिक जनसंख्या होती थी। और अगर शासक अपनी तरफ उनको उलेमाओं को या ब्राह्मणों को कर लेता था, तो सारी जनता का सहयोग उस शासक के पास हो जाता था। और शासक के पास अधिकार होने से उनका, तो शासक को एक वैधता मिल जाती थी उनके ऊपर शासन करने की। तो इसलिए उलेमाओं की ज़्यादा बातें सुनी जाती थी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, उलेमाओं ने उसका गलत निगाह से देखा और उसका विरोध किया। मतलब साफ़ है, जनता के बीच भेदभाव कम था। जनता का भेदभाव इसलिए कम था क्योंकि रज़िया सुल्तान को जनता ने ही नियुक्त किया था, और जनता की सहायता से ही वो शासिका बनी थी। लोगों में पुरुष एवं महिला दोनों की स्थिति बराबर थी। प्राचीन काल में जनजातीय लोग या पिछड़े हुए लोगों में पुरुष एवं महिला, मतलब कि जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, जातीय लोग, और ये शूद्र और वैश्य, इनके अंदर महिलाओं की स्थिति और पुरुषों की स्थिति लगभग समान थी। क्योंकि इनके पास जो खाने पीने के साधन है, व्यवसाय के साधन है, वो समान जैसे ही होते हैं। कृषि करते हैं तो महिला और पुरुष दोनों करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और अगर कहीं जैसे कि पानी चलाने जाते हैं, हल चलाते हैं, तो यहाँ पर स्थिति दोनों बराबर हो सकती है, क्योंकि हल स्त्री भी चला सकती है और पुरुष भी। वैसे ही आजकल के समाज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जाति और जनजातीय लोग जितने भी होते हैं, या फिर किसान होते हैं, किसानों के घर स्त्री और पुरुष की स्थिति दोनों की बराबर होती है, लेकिन स्त्रियों की कम सुनी जाती है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर महिलाओं की जो राय है उसका कोई वैल्यू नहीं होती होगी, पर उनसे काम कराया जाता था पुरुषों के बराबर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर बहुत अच्छा एक आदर्श समाज की व्यवस्था हो गई थी और उसको हमें देखकर चलना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर समाज तो था सही और संतुलन भी था, असमानता थोड़ी कम थी, पर उतनी कम नहीं थी कि पुरुष और महिला दोनों एक साथ राय भी रख सकें, सभा में सम्मिलित हो सकें, या फिर कहीं पर जा सकें, या फिर धन का संग्रह करने का अधिकार महिलाओं को दे दिया जाए। ये कुछ नहीं है। धन का संग्रह करने का अधिकार महिलाओं को पहले से ही नहीं है। ये ऋग्वेद में कहा जाता है कि अगर महिला को धन को एकत्रित करने का अधिकार सिर्फ 2-3 तरीक़ों से है, जैसे कि उसमें कन्यादान पर मिली उसको पैसे, या वर के द्वारा दिया गया उसको धन,
वो उसका धन होता था, या फिर माँ बाप अगर अपनी लड़की को धन देते हैं तो उसका धन होता था। लेकिन शादी के बाद जो भी उसका धन होता था उसके पति का हो जाता था, और अगर बेवफाई ये महिलाएं करती थीं तो उसके लिए बहुत कड़े दंड होते थे। ये पूरे विश्व में प्रचलित है, इसमें प्राचीन विश्व इतिहास में लिखा हुआ है। ये वर्तमान में स्थिति सुधरी नहीं है। अब हम वर्तमान की तरफ आ रहे हैं कि वर्तमान में स्थिति कैसी है। अगर प्राचीन काल में उस तरीके की थी तो अब कैसी है। वर्तमान में स्थिति सुधरी हुई नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, राजनीति आदि में महिलाओं की संख्या सीमित है। इसके अलग अलग कारण हैं, जिसमें 2 कारण महत्वपूर्ण हैं, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक। ये कारण 2 महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को कम भेदभाव करते हैं, उन्हें पढ़ने देते हैं, पर समाज से गलत निगाहों के महिला समाज गलत निगाहों से महिला को देखता है। छोटे कपड़े पहन लेती तो उन पर भी उंगली उठाने लगते हैं, या फिर महिला कोई अच्छा काम कर दे तो उसको बोलते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा, या फिर महिला कोई प्राइज़ जीत ले तो उसके पीछे तमाम विसंगतियाँ पैदा कर देते हैं कि महिला ने ये किया होगा, वो किया होगा। तो इस तरीके की समाज से डरते हुए माता पिता अपनी लड़कियों को आगे नहीं भेज पाते हैं। कुछ लड़कियां तो कॉलेज जाते छूट जाता है कॉलेज की, आधों का तो स्कूल में ही एडमिशन कटवा लिया जाता है, क्लास 8 तक ही पढ़ाया जाता है, या फिर इंटर तक, या फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि स्त्रियों के लिए एक धारणा बनी हुई है कि बड़े होकर करना ही क्या है, घर का ही तो काम करना है। लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि घर का काम स्त्रियां ही नहीं करेंगी, पुरुष भी करते हैं। पुरुष वही काम करने के लिए बाहर जाकर पैसे लेते हैं, लेकिन महिला घर में वही काम करती है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर महिला को काम को तुच्छ समझा जाता है और पुरुष के काम को अच्छा समझा जाता है। वही अगर एक कंपनी में एक महिला और एक पुरुष काम करते हुए होते हैं तो पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है, महिला को कम मिलता है। ये इसी बात को दर्शाता है कि महिलाओं के काम को तुच्छ समझा जाता है और महिला एक अच्छा काम नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है, पर इसको हमें सोच को हटाना चाहिए। और हाल ही में राजनीति में महिलाओं का आरक्षण के लिए एक बिल पारित हुआ है जो महिलाओं की स्थिति तो अच्छी करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसे अनेक देश हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति के लिए ऐसा बिल राजनीति में महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने के लिए पास किए गए हैं, जिसमें नॉर्वे में सांसदों की आरक्षण सीटें हैं 40% महिलाएं हो सकती हैं। नॉर्वे देश है उसमें 40% संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण है, क्योंकि महिला लगभग उतनी हैं वहाँ पर, वो इक्वलिटी अच्छी है वहाँ नॉर्वे में। और नेपाल की जो एक संघीय सभा है जिसको लोकसभा कहा जाता है, उसमें 33% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। स्वीडन में 40% आरक्षण है महिलाओं के लिए, और बांग्लादेश में भी आरक्षण है महिलाओं के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि कितना आरक्षण है। और अगर महिलाओं का राजनीतिक आरक्षण मिलता है तो उससे बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो शिक्षा का प्रचार हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम ज़्यादा समझती है, तो महिला अपनी प्रॉब्लम्स के आधार पर उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने देंगी और उनके लिए एक सुलभ, उनकी परिस्थिति नुमा नीतियाँ बनाएंगी, ताकि लड़कियाँ भी स्कूल में आकर पढ़ें और उच्च पद तक प्राप्त हों, उच्च पद उनको भी, और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्योंकि राजनीति में सिर्फ 8 से 10% ही महिलाएं हैं संसद में, तो उनको बढ़ाने के लिए और अच्छी प्रगति कर सकती हैं। अगर महिला राजनीति में जाती हैं तो नीतियों में भी अच्छा महिलाओं के प्रति भेदभाव कम देखने को मिलेगा और महिलाओं के प्रति अच्छी नीतियाँ बनेंगी, क्योंकि महिलाएं नीतियाँ बनाएंगी तो उससे ज़्यादा सुधार होगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि समाज में जागरूकता भी आए, जागरूकता आएगी, क्योंकि अगर महिला एक महिला सांसद बनती है तो वहाँ के सारे जो गांव के होते हैं वो सब अपनी लड़कियों को भी एक सपना देखने लगते हैं। तो इससे सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी लोगों की, और नीतियों को अपनाने के लिए जो महिलाओं के अंदर झिझक रहती है उनको ख़त्म करने के लिए महिला आगे आ सकती है। पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जिस तरीके से नगर इसमें पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं की सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं और महिला वहाँ पर चुनाव लड़ती है। मगर ऐसा नहीं होता, महिला चुनाव तो लड़ती है पर आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसका पति शासन करता है। महिला को ये भी नहीं पता होता है कि ये वाला अधिकार मेरा है और ये अधिकार मेरा है और इसे मुझे अपने बस में, मतलब अपने अधिकार के अंतर्गत रखना है और उसको खुद को चलाना है। लेकिन महिला ये सोचती नहीं है, महिलाएं अपने पति को चलाने देती हैं, वो सोचती हैं कि ये पतियों का अधिकार है, पुरुषों का अधिकार है।
तो ये वाली सोच जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसको तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हम सब मिलकर काम करें और अपने घर से शुरू करें, ना कि दूसरों के घर से। अक्सर लोगों से कहा जाता है कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, तो लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हम ऐसा करेंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बाहर अगर कोई उनको कोई गलत निगाह से देखता है तो उनको गलत बोलेंगे, लेकिन हम खुद की सोच पर ऐसा नहीं करते। खुद तो सोचते रहते हैं कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, रसोई में काम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। तो खाना बनाओ, लेकिन उनको अधिकार भी तो है, वो अपने मन से कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं। वो चाहें तो खाना नहीं बना सकती, तुम बनाओ, ये अधिकार है उनको। और अगर उनके काम के प्रति उनकी सैलरी कम होती है तो ये भी उनके साथ असमानता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ सुनने के लिए हमें फॉलो करें।